खान साहब की लड़ाई कोई मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी के साथ नहीं है। वो पहले दिन से ही एस्टेब्लिशमेंट से महाज बनाए हुए है। खान साहब ने हमेशा टकराव की सियासत की है। जिस लेवल पे टकराव जा रहा है मुल्क के फायदे के लिए नहीं है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान महाज आराई का सिलसिला जारी है और एक दूसरे पर ऐसे में ताबड़तोड़ लफ्जी हमले भी जारी हैं। हुकूमत ने फसादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। 24 नवंबर के फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान किया और दो टोक अल्फाज में ये पैगाम भी दिया कि फसादी और शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कानून तोड़ने और अहलकारों को शहीद करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया है। वो कहती हैं कि 2014 से आज तक तहरीक इंसाफ का कोई धरना पुरअमन नहीं रहा और ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं है। इस दहशतगर्द गिरोह को हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। एहतजाज में नाकामी के बाद पीटीआई क़यादत मुफाहमती और मुज़ाहमती बयानिए के बीच में फंस गई है। बानी पीटीआई अडियाला जेल में बैठकर हम देख रहे हैं कि एक दिन मुफाहमत का पैगाम देते हैं तो दूसरे दिन मुज़ाहमत का फरमान भी जारी हो जाता है। 2 दिन पहले उन्होंने बैरिस्टर गौहर को मुफाहमत का पैगाम दिया, मगर फिर गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि उन्होंने अलीमा खान को मुज़ाहमत का पैगाम दे डाला। कारकुनों की हलाकत का मामला आलमी फोरम्स पर उठाने और मुकदमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ कराने की हिदायत की। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की मुलाकात के बाद और ये बताया कि बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड मौजूद है जो वो वक्त आने पर खेलें। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। बताइएगा, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद इख्तिलाफात देखने में आ रहे हैं। मुल्क की सियासत में ठहराव आने की बजाय सूरत हाल संगीन होती जा रही है। आइंदा दिनों में हालात किस तरफ आप देख रहे हैं जाते हुए? बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। सियासी इख्तलाफात नहीं है ये, क्योंकि सियासी इख्तलाफात होना, सियासी नज़रियात की बुनियाद पर इख्तलाफ रखना एक अच्छा हेल्दी जमहूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये तो कुछ और है। ये बेसिकली जब से 10 अप्रैल 2022 को खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद वो सर्वाइवल के मामले में पड़े हुए हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी हुकूमत गई थी वो फिर आ सकती है, जैसे नून लीग की हुकूमत गई थी फिर आ गई थी, या पीपल पार्टी को इसी तरह से 70s में जिन हालात का सामना करना पड़ा उसके बाद पीपल पार्टी ने 2 बार हुकूमत ली है। उनकी लड़ाई, खान साहब की लड़ाई कोई मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, पीपल पार्टी के साथ नहीं है, वो MKM के साथ नहीं है। वो पहले दिन से ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से और प्रिसाइजली पाक फौज के खिलाफ एक महाज बनाया हुआ है और वही अभी तक बरकरार है। जो आगे सूरत हाल है जिसका आपने पूछा, यही टकराव नजर आता है। इसमें ना खान साहब पीछे हटने वाले हैं। देखें ना, हर दूसरे ट्वीट में वो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं। 1-2 हफ्ते पहले उनका ट्वीट आया था, उन्होंने आर्मी चीफ की ज़ात के बारे में कहा था कि एक शख्स के लिए वो पूरे मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है। तो खान साहब अपने टारगेट्स में, खान साहब अपनी स्ट्रेटजी में बड़े क्लियर हैं। बाकी ये किसी के साथ मफाहमत की बात किसी के हाथ आ जाए या किसी के हाथ में, अलीमा खान के हाथ में। शौकत पराचा साहब, ये जो आपने ट्वीट की बात की जिसके जरिए प्रोपेगेंडा किया गया, फैसल वावडा ने कहा कि ये बानी पीटीआई का नहीं है, ये बल्कि जो उनके बाहर बैठे, जो बैरून मुल्क बैठे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, ये उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा हो रहा है। जो भी बात की जाए, लेट्स बी वेरी क्लियर कि खान साहब का ही एजेंडा है कि मुज़ाहमत की जाए। खान साहब कभी भी मफाहमत की सियासत नहीं उन्होंने की। जो हमने उनकी सियासत देखी है और जब से वो सियासत में आए हम उनकी सियासत को बगौर देख रहे हैं। खान साहब ने हमेशा टकराव की सियासत की है। इवन जब वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म होते हुए तकरीरें किया करते थे और उनकी तकरीरों में उस वक्त भी कोई मफाहमत नहीं नजर आती थी। वो उनकी तकरीरों में टकराव नजर आता था। वो चाहे पुलवामा के वाकया के बाद, आपको याद होगा एक आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ था, मुल्क की एग्जिस्टेंस को चैलेंज था और मुल्क के उस वक्त के वजीर आज़म ने अपोजिशन के साथ या सियासी कुव्वतों के साथ बेटर टू से कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने से इनकार कर दिया था।
وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہے اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کو اب جو 10 اپریل 2022 میں اقتدار کا جانا ایک ایڈڈ ان کے ہاتھ میں بات آئی کہ میں جو ہے نا مجھے وہ جو بات تھی میاں نواز شریف والی کہ مجھے کیوں نکالا, اور یہ مسلسل اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں کبھی کہا جانور ہوتے ہیں جو نیوٹرلز ہیں, کبھی میر جعفر میر صادق کی بات کی. بالکل شوکت صاحب, یہ چیزیں تو ساری ریکارڈ پر ہیں, یہ تو موجود ہیں اور بالکل سب کو اس کا بخوبی علم ہی ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے اب جو احتجاج کی فائنل کال دی تھی وہ تو بری طرح پٹ گئی ہے. اب جو ان کا پیغام آیا ہے جو علیمہ خان کے ذریعے کہ ان کے پاس آخری کارڈ موجود ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ فائنل کال سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے, اور ہے بھی یا صرف وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب خان صاحب 26 نومبر 2022 کو پنڈی میں اسلام آباد میں مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے, اور آپ کو یاد ہے وہ آئے بھی تھے پنجاب کی طرف سے, تو اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میرے پاس میں ایک اہم اعلان کروں گا, ایک کارڈ انفولڈ کروں گا. اور وہ کارڈ کیا تھا؟ جب پنڈی میں بیٹھ کے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ رہے ہیں. آج بھی ان کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے غلطی کی تھی پنجاب میں اپنی حکومت توڑنا. پرویز الہی نے اس وقت چیف منسٹر تھا, وہ اس وقت پرویز الہی نے بھی کہا تھا کہ مت توڑیں. خیبر پختونخوا والے بھی کہہ رہے تھے اپنی حکومت ہے, اپنی پاور ہے, مت توڑیں. تو جو کارڈ خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے میں نے یوز کرنا ہے وہ کیا اور گلے پڑ گیا. اب بھی خدا نہ خواستہ یہی 26 نومبر والے اب والے اگر واقعات خدا نہ خواستہ دہرانے کی کوشش کی جائے تو کیا اس میں خان صاحب کا فائدہ ہے, کیا اس میں ملک کا فائدہ ہے, کیا اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہے؟ یہ ابھی 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اب پی ٹی آئی آپس میں ٹوٹ رہی ہے, پی ٹی آئی والے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں, استعفے دے رہے ہیں. بالکل ہم ڈویژن دیکھ سکتے ہیں شوکت صاحب, جیسے کہ آپ نے سیاسی صورتحال کا ایک منظر کشی کی تھی, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ احتجاج میں ناکامی کے بعد بانی پی ٹی آئی جیسے کہا آپ نے کہ ایک دن مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو دوسرے دن مزاحمت کے پیغامات دینے لگ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آخر وہ کیا چاہتے ہیں, اور ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا پھر اگر یہی صورتحال چلتی رہے گی؟ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, تو خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کے پاس پاور واپس آ جائے. خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ اقتدار مل جائے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں واپس کی جائیں, یہ حکومت 3 شرائط دی تھیں اس کی فائنل کال کے لیے. نمبر 1 تھی کہ جی 26ویں ترمیم آپ ریپیل کریں. نمبر 2 تھی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اب وہی مینڈیٹ جو اٹھایا ہے اس کا مطلب خالی یہی ہے کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ کہ اچھا جی آئیں, ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں, آپ آ کر اقتدار میں بیٹھ جائیں. دیکھیں نا ان چیزوں سے خان صاحب واپس کنسیڈ نہیں کر رہے. اور باقی پارٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے وہ بار بار, جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ لیٹس پلے ان دا پارلیمنٹ. اور جمہوریت میں ہوتا بھی یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں, مجھے یاد ہے 2002 کے الیکشن میں نون لیگ کے پاس کوئی 14 یا 16 سیٹیں اور انہوں نے بھرپور انداز میں 5 سال اتنی اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہ جنرل پرویز مشرف صرف ایک بار جوائنٹ سیشن سے ایڈریس کر سکے. حالانکہ ہر سال آئین کے تحت مینڈیٹری ہوتا ہے آرٹیکل 56 میں کہ صدر مملکت آ کر نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں. 14-16 سیٹوں والے, اور ادھر سے تو پیپلز پارٹی کے توڑ کر 22 بندوں کا پیٹریٹ گروپ بنایا گیا تھا. اس کے باوجود بھرپور پارلیمنٹ کے جو فلور ہے, جو پلیٹ فارم ہے, اس کو انڈرمائن کر کے پی ٹی آئی ہمیشہ باہر دیکھتی رہی ہے. 2014 کا دھرنا وہ پارلیمنٹ کو گالیاں دی جا رہی تھی, امپائر کی انگلی کا ذکر کیا جاتا تھا. بالکل یہ ساری باتیں. شوکت صاحب اب ہم اگر دیکھیں کہ اب آگے کیا صورتحال بننے والی ہے, وزیر اعظم نے شرپسندوں کے خلاف سختی سے نمٹنے اور انہیں سخت سزائیں دلانے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت واقعی سیاسی شرپسندوں کو ان کے انجام تک پہنچا پائے گی اور اس سیاسی انتشار کو کنٹرول کر پائے گی؟ اور ذہن میں یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جو 9 مئی کے ملزمان ہیں انہیں سزائیں نہیں سنائی جا سکی. پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ
जिस लेवल पे टकराव जा रहा है वो टकराव किसी के इंडिविजुअल फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा, मुल्क के फायदे के लिए नहीं है। मसलन सियासी कारकुनों को सजाएं देना, इससे सियासी मसाइल हल नहीं हुआ करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, हुकूमत के पास बड़े टूल्स हैं। अभी 26 नवंबर यही जो गुजरा है, इसी के हवाले से बात कर लें कि अदालती हुक्म मौजूद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि ये एहतजाज गैर कानूनी आ रहा है, जिसको फाइनल कॉल कहा गया, इसको हर कीमत पर रोका जाए। सो जो जुडिशल ऑर्गन है या जुडिशल जो सपोर्ट है या जुडिशल जो पर्सपेक्टिव है वो हुकूमत की फेवर में था। सेकेंडली, हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से मीन DPOs हैं, हुकूमत के पास पर DCs हैं, सड़कें बंद करने का अख्तियार है, 144 लगाने का अख्तियार है, और तीसरे नंबर पे हुकूमत के पास पार्लियामेंट भी है, मीन के लॉज पास करवा सकते हैं। और लॉज आपके सामने, मसलन इस्लामाबाद में पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 का एक्ट पास करवा लिया, यानी मैंडेटरी हो गया, लाजमी हो गया कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए आप 7 दिन पहले जो है वो परमिशन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज लॉ ऑफ द लैंड नाउ। ऊपर से जो बाहर से एहतजाज करने के लिए आते हैं, अब पहले तो वो खैर किसी अदालत का या किसी इंतजामिया के पास चले जाते थे, अब तो वो बादर ही उन्होंने इस दफा नहीं किया, उन्होंने कहा फाइनल कॉल है तो हम जाएंगे। इसलिए हुकूमत सियासी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है, और लीगल जिसकी तरफ आपने इशारा कर रही है। ऑन दी अदर हैंड PTI या बानी PTI खान साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन पे वो ज़हन में रखते हैं कि उठो पाकिस्तानियों, चलो मार्च करो, चलो जनाब और पड़ जाओ। इस तरह से ना अपोजिशन का किरदार पूरा हो रहा है और ना मुल्क की कोई खिदमत हो रही है। ठीक कह रहे हैं। हर वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं, इट्स नेवर टू लेट इन टॉक्स। और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिक्स हो, नेल्सन मंडेला की बात की जाती है, 27 साल के बाद अगेन उन्होंने टॉक्स ही की, उन्होंने मुज़ाकरात ही किए। तो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ना हुकूमत कर सकती है और ना अपोजिशन कर सकती है। अल्टीमेटली अगर कोई हल निकलेगा इन मामलात का तो वो मुज़ाकरात से निकलेगा। इस तरह का हुकूमतें कभी झुककर ऐसे प्लेट में रख के नहीं दिया करती चीजें।